नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां पर आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो रिलीज होगा और इसी को लेकर के पूरी तैयारी यहां पर हुई है। कार्यकर्ता तमाम देश से, अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के नेता पहुंचे। आपको बता दूं, राहुल गांधी और मल्लिका खड़गे जो है आज इस मैनिफेस्टो को रिलीज करेंगे। हालांकि उससे पहले ही कांग्रेस की 5 जो न्याय जिनको बोला जा रहा है कि न्याय पॉलिसीज, वो पहले ही रिलीज कर दी गई है, जिसमें श्रमिक न्याय की बात की जाती है, महिला न्याय की बात की जाती है। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रियंका गांधी हैं, यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। एक जो है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को के बीच में पहुंचा जा सके। और आपको बता दूं, जैसे मैं बता रही थी कि 5 न्याय जो पॉलिसीज़ हैं कांग्रेस की, वो पहले ही जनता के बीच में बंटना शुरू हो गया। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जो जिस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर कई लाख जो है अपने न्याय पत्र बांटे थे, उसी में बता रही हूँ कि श्रमिक न्याय, महिला न्याय और किसान न्याय, भागीदारी न्याय, तमाम ऐसी न्याय पॉलिसीज है जो पहले ही कांग्रेस रिलीज कर चुके हैं। लेकिन आज पूरी तरीके से जो पूरा एक मैनिफेस्टो 2024 को लेकर के उसको रिलीज किया जाएगा। उसमें क्या बड़ी बातें होंगी, क्या मुख्य तौर पे किस समूह के लिए जो है पॉलिसीज होंगी, तमाम ऐसी चीजें होंगी जो आज यहाँ से रिलीज की जाएगी। और इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम बड़े चेहरे यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुमारी सैलजा है, प्रियंका गांधी है और तमाम अन्य नेता है जो यहाँ पर धीरे धीरे से पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे तक मैनिफेस्टो रिलीज करना है। मंच तैयार हो चुका है, मीडिया कर्मी भी पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ता भी इस बीच में पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, तमाम बड़ी बातें आज रखी जा सकती हैं जो लगातार कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, भागीदारी की बात कर रही है। तो आज उसी से मिली जुली यहाँ पर मैनिफेस्टो तैयार की जा सकती है, जो जनता के सामने 2024 के चुनाव को देखते हुए शेयर किया जाएगा। This election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run to the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the constitution has been as much at risk as it is today. राहुल जी हिंदी में, राहुल जी हिंदी में भी इसको बोल दीजिए। हिंदी में जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। धन्यवाद। मौसमी सिंह, आज तक। नमस्ते, हेलो, आवाज आ रही है आपको? नहीं नीचे से आवाज आ रही है। हेलो बहुत होशियार है आप। हेलो, मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है। मैम, अगर आपसे सवाल, राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस।
but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there a is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS NPS controversy. It's very much in our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. अरुण कुमार सिंह। अब मेरा सवाल राहुल जी आपसे। राहुल जी, हेलो राहुल जी, सीधे सीधे इधर, फ्रंट फ्रंट। सवाल आपसे ये है कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी, आपने एक बयान दिया था और आपने कहा था कि देखते जाइए धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं देश में, उसमें आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि ये जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेस जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हुई, इसलिए प्रतिक्रिया में लाया गया रेजिस्ट्रेशनरी लॉ अमेंडमेंट को? सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खड़गे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया।
हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खड़गे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दिया। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है हमको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। देखिए 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेसबुक देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, जयराम सर, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। प्लीज डू रिमेंबर that there was a similar feeling being generated by the press when Mr. Vajpayee was Prime Minister. There was the India Shining campaign. So we have a similar idea being propagated. India Shining,
with 2-3 new dimensions, international dimension, all sorts of new dimensions, full support by the monopolists in the country. But do remember what happened to the India Shining campaign, and do remember who won that campaign. Thank you.